हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में पेपर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज में मॉड्यूल ए का यूनिट 5 यानी चैप्टर 5 करेंगे। इसमें हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स, RRBs, कोऑपरेटिव, इन सब बैंक्स के बारे में जानेंगे। Before starting the video, I request you please pause the video and go through the copyright disclaimer. I understand that this video is for educational purposes only. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का अलग से एक्ट है, 1955 का ये एक्ट है। इसके सेक्शन 3 के द्वारा जो इंपीरियल बैंक था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया, समझ लीजिए, ठीक है। जो इसमें बोर्ड है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बोर्ड है उसमें चेयरमैन, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो है वो चार कहा गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, और अन्य डायरेक्टर इसमें रहेंगे। जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और री अपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। जो इनकी सर्विसेज हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन 3 मंथ की नोटिस देने के बाद, RBI से कंसल्ट करने के बाद। भारतीय महिला बैंक आपको पता होगा बीच में बना था 2015-16 के आसपास, तो उसको भी 2017 से इसी में मर्ज कर दिया गया SBI में, ठीक है। RRBs क्या होते हैं? RRBs पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली रूरल सेक्टर को ध्यान में रख करके बनाए गए थे, ठीक है। RRB ऑर्डिनेंस आया था 1975 में और बाद में RRB एक्ट बन गया था 1976 में। उसी के अंतर्गत ये RRB बैंक सेटअप किए जाते हैं। इसमें एक स्पॉन्सर बैंक रहता है, जो एक हर एक RRB के लिए एक ना एक स्पॉन्सर बैंक होता है। स्पॉन्सर बैंक के पास 35% जो कैपिटल रहता है वो रहता है, मतलब 35% कैपिटल वो रहेगा स्पॉन्सर बैंक का। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% हिस्सेदारी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की 15% की हिस्सेदारी होती है। ये बताया गया है 35, 50, 15, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो इसका बोर्ड होता है RRB का, उसमें चेयरमैन रहेंगे जो कि स्पॉन्सर बैंक की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं नाबार्ड से कंसल्ट करने के बाद। जैसे उसमें आपने SBI वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है RBI से कंसल्ट करने के बाद, उसी तरह इसमें चेयरमैन को अपॉइंट कर रहा है स्पॉन्सर बैंक नाबार्ड से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है, नाबार्ड का मतलब ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एक तरह से। अब बात कर रहे हैं अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक की। जो SBI के अलावा अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। 1970 का एक्ट था, 1980 का एक्ट था। 1969 और 79 में जो किया गया था उसके बारे में बात हो गई है। इनको कहा जाता है बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ा होगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 दो बार में हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम से कम, अगर बहुत कम होगी तो भी 51% रहनी है, उससे कम नहीं हो सकती है, ठीक है। उससे ऊपर ही रहेगी, तभी उसे पब्लिक सेक्टर बैंक बोलेंगे। जो इक्विटी शेयर, जो भी इसमें शेयर होल्डर होंगे अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास 1% से ज़्यादा का वोटिंग राइट नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे शेयर होल्डर वो कितने भी हो, लेकिन वोटिंग राइट 1% ज़्यादा का उनको अलॉट नहीं किया जाएगा, जिससे कि वो प्राइवेट हाथों में ना सके। मेन चीज़ ये है ना। जो नेशनलाइज बैंक्स होते हैं उनका जो बोर्ड होता है उसमें डायरेक्टर रहते हैं, जो कि नॉमिनेट किया सकते हैं या अपॉइंट किया जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इलेक्ट किए जा सकते हैं बाय शेयर होल्डर्स। ये उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। नॉमिनेट अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, या फिर इलेक्ट किए जाएंगे शेयर होल्डर्स के द्वारा। जो मीटिंग ऑफ बोर्ड है वो 6 टाइम इन अ ईयर, मतलब आप समझ लीजिए हर साल में 6 बार होनी है, और एटलीस्ट एक क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में कम से कम एक बार तो होनी ही होनी है। कोरम, कोरम क्या होता है ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज़ आप जाके इसको ऊपर रेफर कर लीजिएगा। जो भी मीटिंग, जो भी बोर्ड होगा उसकी मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, तभी मीटिंग का कोरम कंप्लीट होगा, ठीक है। मिनिमम अगर मान लीजिए 10 मेंबर हैं तो कम से कम 4 मेंबर्स मीटिंग अटेंड करें, ये कहा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो नेशनलाइज बैंक के शेयर्स को डिसमिस भी इन्वेस्ट कर सकती है, जो कि आजकल बहुत किया जा रहा है, जिसे विनिवेश कहा जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने अगस्त 2019 में एक मेगा प्लान किया था, लॉन्च किया था 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, कि उसमें वो विनिवेश संबंधित था, कि वो ग्लोबल साइज लेंडर बनाने के एम से उनको मर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये मर्ज करने के लिए उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स देखे थे। पहले तो लो लेवल ऑफ कैपिटल, अगर बैंक्स के पास, जिन बैंक का कैपिटल, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 बैंक है, ठीक है, सबके पास 2-2 करोड़ का कैपिटल है, तो उन्होंने क्या किया 4 बैंक को मिला दिया, अब उनके एक के पास 8 करोड़ का, तो वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। मतलब छोटा छोटा कैपिटल रखने से बेहतर है कि वो एक बड़ा बैंक बना दें, तो ग्लोबली इट इज़ बेनिफिशियल। ऑल्दो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके वेरियस रीज़न है, वी शुड नॉट गो इन टू दैट दोज रीजन्स। तो जो लो कैपिटल ऑफ रीजन एक वो उसका बहुत रीज़न था, मतलब फैक्टर था। दूसरा NPA जो लगातार बढ़ रहा था वो एक फैक्टर था। उस चक्कर में क्या था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनका अच्छा NPA बढ़ने से क्या है, उनका ज़्यादा प्रॉफिट तो प्रोविजन में चला गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती थी, जिससे उनका क्या है पूरे सेक्टर की ग्रोथ कम हो रही थी। इसलिए मर्जिंग का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी। ये 1 अप्रैल 2020 से ये इफेक्टिव हो गया था। इसके बाद इन्होंने सारे मर्ज करके टोटल कितने PSB बचे थे, 12 बचे थे, ठीक है।
तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो अब इसके बाद अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको प्राइवेटाइज करने का नया प्लान लेके चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो बेसिकली या तो अगर मान लीजिए किसी एक स्टेट में अगर रन कर रहे हैं, ठीक है, या मल्टी स्टेट में रन कर रहे हैं, इस पर मैटर करता है। अगर किसी एक स्टेट में कर रहे हैं तो वो आपको उसको जो स्टेट लॉ होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए एक से ज़्यादा स्टेट में कोई कोऑपरेटिव बैंक अप्लाई कर मतलब वर्क कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रल एक्ट्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं, उसके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं उसके ऊपर। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो भी अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होने लगा। ये भी रिसेंट एक मॉडिफिकेशन हुआ था एक्ट में, उसके बाद अमेंडमेंट के बाद हुआ है। Primary cooperative bank is a cooperative bank society other than a primary agricultural society which satisfy the following criteria। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अदर देन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन उसमें क्या क्राइटेरिया है वो बताया गया है। एक तो क्या है कि उसका पहला कहा गया कि उसका जो प्राइमरी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या बेसिक जो उसका काम है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बैंकिंग बिजनेस होना चाहिए। जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। जो बायलॉज हैं वो किसी भी प्रकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज ए मेंबर उसमें परमिट ना करें, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उस स्टेट की और वही उसका सारा काम देखती है। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट की, ये बताया गया, ठीक है। सेंट्रल को आप इस मल्टी स्टेट मत समझिएगा, सेंट्रल मतलब ये बताया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बताया गया है, वो उसका काम देखती है। लोन्स एंड एडवांसेस के लिए कहा गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 20 जो है वो कुछ प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस कोऑपरेटिव बैंक पर लगाता है रिगार्डिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो कोऑपरेटिव बैंक्स किन किन को लोन नहीं दे सकते, एक तो वो अपने ही शेयर्स जो भी उनके कोऑपरेटिव बैंक के खुद के शेयर्स हैं उनको सिक्योरिटी लेकर के लोन नहीं दे सकते। कोई भी अनसिक्योर्ड लोन अपने डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते। अनसिक्योर्ड लोन या एडवांसेस किसी फर्म या प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते जिनके डायरेक्टर एज ए एजेंट या गारंटर इनके बैंक में इन्वॉल्व होंगे। लाइसेंस के लिए कहा गया है कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को आरबीआई से सेक्शन 22 जो बीआर एक्ट का है उसके अंतर्गत एक लाइसेंस एक्वायर करना होगा, ठीक है। ये लाइसेंसिंग की बात हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। हालांकि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं उनको इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया, उन्हें कंपलसरी नहीं है। लिक्विड एसेट्स के बारे में आगे बताया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को सेक्शन 24(1) बीआर एक्ट के अकॉर्डिंग एक लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने होते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को जो कि शेड्यूल बैंक्स होंगे उनमें सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करी जाएगी उन बैलेंसेस की, लिक्विड एसेट्स की। अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जिनका बैलेंस जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कंसर्न है उनके साथ एज ए प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक मेंटेन किया जा रहा है तो वो अलग से अकाउंट किया जाएगा, ठीक है, उसको अलग अकाउंट किया जाएगा। एज पर सेक्शन 24(2) जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में नॉट लेस देन 25%, मतलब कम से कम 25% तो एज ए लिक्विड एसेट्स रखना ही है और नॉट एक्सीडेंट 40%, ये या जैसा आरबीआई का है, मतलब 25 से 40% के बीच में उन्हें अपने एसेट्स को लिक्विड रखना ही रखना है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ये कहा गया सेक्शन 24(2)(a) में। कोऑपरेटिव बैंक्स जो भी शेड्यूल बैंक्स के अलावा हैं या जो शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें कैश रिजर्व भी मेंटेन करना है, ये बताया गया है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई में सॉरी, जो कि कम से और किसी भी हाल में जो सम है कम से कम 3% होना चाहिए एनडीटीएल का, चाहे लॉस कुछ भी करें कम से कम 3% के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स के अलग से लिए बताया गया है, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, हर एक कोऑपरेटिव बैंक को अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट वर्किंग डे ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च का कहा गया उस पर प्रिपेयर करना होता है। जो 3 कॉपीज़ में जाता है हमको पता है, हमें पहले पढ़ चुके हैं। आरबीआई में आपको 3 महीने में सबमिट करना होता है। नॉर्मल बैंक्स के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया, इनको विद इन 6 मंथ्स कहा गया है। 31 मार्च के बाद 6 महीने के अंदर इनको अपनी स्टैच्यू ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक कॉपी जो है नाबार्ड को ही भेजनी होती है अपने बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की। बैलेंस शीट्स का मतलब है ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, और नॉन ऑडिटेड जो होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे जाती है। इंस्पेक्शंस, जो भी सेक्शन 35 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं इंस्पेक्शन रिलेटेड वो आगे बताए गए हैं। ये भी कहा गया है कि आरबीआई जब चाहे तब अपने अपने कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्पेक्शन करवा सकती है, ठीक है, उसे स्पेशल ऑडिट वाली जो बात हमने पढ़ी थी उस तरह से। रिजर्व बैंक को एक कॉपी भी जो भी इंस्पेक्शन होगा उसकी एक कॉपी रिजर्व बैंक के पास भी जाती है। रजिस्ट्रेशन विद डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो जो डीआईसीजीसी एक्ट 1961 है उसमें सेक्शन 13C के अकॉर्डिंग कहा गया है कोऑपरेटिव बैंक से उसमें रजिस्टर है, ठीक है। आपको पता है कि 5 लाख तक में इंश्योरेंस रहता है, ये आपको पता है, कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है।
अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स में मतलब जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक कैंसिल हो जाएगा यदि मतलब डीआईसीडी से उनको बाहर कर जाएगा यदि उन पे प्रोहिबिट हो जाए कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, या कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो तो भी उनका डीआईसीडीसी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, या फिर वो वाइंड अप करने वाले अपना बैंक बंद करने वाला है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक ने सेक्शन 2 सेक्शन 36A ऑफ बीआर एक्ट के अंतर्गत काम करना बंद कर दिया हो, या फिर वो कोऑपरेटिव बैंक बदल कर एक नॉन बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंक बन गया हो, या फिर उसका अमलगमेशन हो गया हो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन डीआईसीसी के साथ कैंसिल हो जाता है। जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था उसके बारे में बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग आरबीआई को अमलगमेशन के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मिल गई थी, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स को। पहले कोऑपरेटिव बैंक के लिए उनको अलाउ नहीं था, लेकिन सेक्शन 45 अमेंड किया गया और अब कोऑपरेटिव बैंक का भी रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन आरबीआई कर सकती है। ठीक है, ये भी कहा गया है कि सेंट्रल बैंक जो है वो मोरेटोरियम, अमलगमेशन एकदम से नहीं होता ना, मोरेटोरियम दिया जाता है, उसके लिए कुछ टाइम दिया जाता है, तो उसके लिए ये भी कहा गया कि सेंट्रल बैंक इम्पोजेस अ मोरेटोरियम ऑन अ बैंक इफ देयर आफ्टर कैनॉट ग्रांट एनी लोन्स और मेक इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। मोरेटोरियम लग जाने के बाद नया लोन एडवांस नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में इशू इक्विटी प्रेफरेंस और स्पेशल शेयर्स ऑन फेस वैल्यू। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये भी अमेंडमेंट के बाद हुआ है, स्पेशल शेयर्स या प्रेफरेंस या इक्विटी भी इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या सिमिलर सिक्योरिटीज 10 या उससे ऑफ 10 और मोर ईयर्स टू सच पर्सन, मतलब वो 10 या उससे ज़्यादा साल के लिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी कोऑपरेटिव बैंक सब इशू कर सकते हैं अमेंडमेंट 2022 के बाद। हालांकि इसमें जो आरबीआई से अप्रूवल है वो इंपॉर्टेंट है, प्रायर अप्रूवल आरबीआई से लेना है। नो पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट टुवर्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स इशूड टू हिम बाय। कोई भी पर्सन, अगर आपने शेयर मान लीजिए ले लिया कोऑपरेटिव बैंक के, लेकिन उसमें एंटाइटलमेंट कोई नहीं है आपका, आप उसमें डिमांड ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते बिफोर द मतलब सरेंडर करके, ये उसमें कहा गया, वो आपके रिस्क पे है, ये बात एक खास बताई गई है। मतलब कोऑपरेटिव बैंक इशू कर सकता है लेकिन उसके राइट्स नहीं है, जो भी आदमी उसको ले रहा है उन शेयर्स को, वो शेयर्स ले लेकिन ये नहीं कि वो पेमेंट के लिए डिमांड कर देगा, ये उसको राइट्स नहीं दिए गए। आरबीआई हैज़ बीन गिवन पावर्स एज पर द अमेंडमेंट टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आरबीआई जो है वो कोऑपरेटिव बैंक चाहे मल्टी स्टेट हो चाहे स्टेट लेवल के, उन पर सुपरसीड भी कर सकता है। कब तक? 5 साल तक के लिए। ठीक है, अगर उसे पब्लिक इंटरेस्ट या डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना है तो, जैसे उसमें होता है ना 1 साल के लिए होता है ना नॉर्मल बैंक शेड्यूल बैंक में, वैसे इसमें 5 साल के लिए। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू फाइंड आउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।